हेलो बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा केमिकल बॉन्ड में, जो कि फर्स्ट लेक्चर था, कि केमिकल बॉन्ड होता क्यों है, केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और क्यों बनता है बॉन्ड। ठीक है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। जो एनसीईआरटी में भी पहली क्वेश्चन है कि भाई एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, उसका हमने रीजन दिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है बट फर्स्ट जहां से शुरुआत करेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और कह सकते हैं बॉन्ड इज व्हाट, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो टाइप्स ऑफ केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, केमिकल बॉन्ड या केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका शॉर्ट भी आपको मिलेगा, तो इसलिए मैंने इसी कंटिन्यू कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड टाइप्स दो में है। एक्चुअली वीक बॉन्ड नहीं होता, वीक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उसी को हमने वीक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, या तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा या वीक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी है, वो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी 42 किलो जूल पर मोल से। इसका मतलब जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा रिलीज होगी और 10 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा रिलीज होगी। क्लियर है। और कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 4 टाइप के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम वीक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहां पे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी, इससे कम रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या होता है, पढ़ेंगे बहुत अच्छे, सब कुछ पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस पढ़ने, वॉन डर वाल्स फोर्सेस के टाइप भी पढ़ने हैं, डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, आयन डाइपोल, वो सब कुछ उसमें हम पढ़ेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सब कुछ हम उसमें पढ़ेंगे। तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस में कितनी एनर्जी, मतलब जब वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, जैसे Cl2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक और मॉलिक्यूल है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Cl2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी जब Cl2 मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, लेस देन 8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जो वो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें 8 to 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो बेसिकली एटम एटम जब कंबाइन होंगे, एटम एटम में जब बॉन्ड्स बनेंगे, तब हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखेंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे, हम मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे जो कि वीक होता है, तब हम हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन डर वाल्स फोर्सेस की बात करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। तो मेटल डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और नॉन मेटल क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो एक की देने की कैपेसिटी होगी, एक की इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी होगी, एक की लेने की एक कैपेसिटी होगी। अभी हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में, आज पूरा लेक्चर आयनिक बॉन्ड पे ही है। सेकंड, कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे दोनों नॉन मेटल्स होंगे, जहां पे दोनों नॉन मेटल्स होंगे। इज इट क्लियर, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। मेटेलिक बॉन्ड, जहां पे दोनों मेटल्स होंगे, सोडियम क्रिस्टल, सोडियम 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 सोडियम। तो एक्चुअली इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रहते हैं कर्नल्स। क्लियर है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का ही पार्ट है। कैसे है, क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड है। आज हमें फर्स्ट पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, और यहां से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालें आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड वो होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में। कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हमें केमिकल बॉन्ड का वो टाइप पढ़ना है यहाँ पे जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, एक या एक से ज्यादा कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, तब हमें क्या मिलेगा, आयनिक बॉन्ड मिलेगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड पढ़ना है।
ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय दी दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय दी complete transfer of valence electrons from one atom to another atom. अभी हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, है ना, हम एक सिंपल सा केस लेते हैं NaCl से, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक से ज्यादा एटम भी डोनेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा एटम्स भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट हम सिंपल केस से स्टार्ट कर रहे हैं कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो डोनेट करते ही एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे चला जाएगा, जो कि लुईस कहता भी है कि लुईस ऑक्टेट रूल कि भाई जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वही स्टेबल है। उसके एक्सेप्शंस बाद में देखेंगे कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट्स भी होते हैं या फिर हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं और वो भी स्टेबल होते हैं। BF3 स्टेबल है, BCl3 स्टेबल है, SF6 भी स्टेबल है, PCl5 भी स्टेबल है, बट अभी जो हमें ये पता करना है स्पेशली इन सेकेंड पीरियड कि जो भी 281 था इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये स्टेबिलिटी पे चला गया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और क्लोरीन जो कि 287 3s2 3p5, तो 3s2 3p5 इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, दिस इज 3s1, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये एक्सेप्ट करके इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट कर लेगा 288 में तो एक क्लोराइड बन जाएगा, ये Na+ बन जाएगा, क्लियर है, ये Na+ बन जाएगा, ये क्लोराइड बन जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो ये Na+ बन गया, ये Cl- बन गया। अब डेफिनेटली एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्लियर है, तो ट्रांसफर हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उस ट्रांसफर की वजह से एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम कैटायन बना, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बना जिसे हम कैटायन कहते हैं, और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बना जिसे हम एनायन कहते हैं, और इस कैटायन एनायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ बिटवीन कैटायन एंड आयन, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ तो उसे हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड आयन इन एन आयनिक क्रिस्टल और इन एन आयनिक सॉलिड। अभी क्रिस्टल कैसे है, क्रिस्टल लैटिस कैसे बना, अभी हम बात करेंगे, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब किन कंडीशंस में बॉन्ड समझ में आ गया, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, एक ने दिया और एक ने एक्सेप्ट किया, MgCl2, एक और एग्जांपल लेते हैं, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 क्लोराइड को दिए और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, इज इट क्लियर, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। Mg2+ ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए क्योंकि 3s2, ठीक है, और 3s2 इसको 3s2 3p5 इसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इन दोनों ने एक्सेप्ट करे, यहाँ पे दोनों एक्सेप्ट किए, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ इस कैटायन में और इन 2 एनायंस में, क्लियर है, तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड डेवलप होगा, क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए कि क्या कंडीशन है, ये जो आयनिक बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड बना, अब क्या कंडीशन है कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगे कि आयनिक बॉन्ड बने या आयनिक कंपाउंड बने। सो फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल जो कि फॉर्मिंग कैटायन, जो कैटायन बनाएगा, शुड बी लो, उसकी
जैसे Na से Na प्लस बना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमने एनर्जी दी वो कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल फॉर्मिंग कैटायन शुड बी लो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ऑफ नॉन मेटल जो कि क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, शुड बी हाई। ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जैसे क्लोरीन ने जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्लोरीन की तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज ज्यादा होनी चाहिए। एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज्यादा, और आयनाइजेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल में से, वो कम होनी चाहिए। क्लियर है दोनों रीजंस। प्लस ये जो एलिमेंट्स हैं जो कैटायन बना रहे हैं, ये ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप 13 के, इनके होने चाहिए, क्योंकि यही आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और ये जो होने चाहिए एनायन वाले, ये ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए, 15, 16, 17। क्लियर है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे फ्लोरीन ग्रुप हो गया, जैसे नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ठीक है। तो उस उनमें से होने चाहिए, क्योंकि वो क्या बना लेंगे, एनायन बना लेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको। तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्लियर है, समझ में आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी हाई होना चाहिए, तो डेफिनेटली इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हैं और ये ग्रुप 16 17 के हैं, तो इनका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा ही होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या होगा, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड। जब ये कैटायन एनायन एक दूसरे के पास में आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, तो जो एनर्जी रिलीज हुई, जब वो लैटिस बना, जब बहुत सारे कैटायंस, जब बहुत सारे एनायंस, ऐसा तो नहीं कि एक कैटायन और एक एनायन बनेगा। NaCl में एक Na+ और एक Cl- तो बनना नहीं है, बहुत सारे Na+ हैं, बहुत सारे Cl- हैं। इस Na+ को बहुत सारे Cl- घेर रखे हैं, ठीक है। एक Cl- को बहुत सारे Na+ घेर रखे हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होता है। बट एक Na+ को बहुत सारे Cl- और एक Cl- को बहुत सारे Na+ ने क्या हुआ, सराउंड किया हुआ है, ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन ना रहे। कैटायन के आगे एनायन मिलेगा, कैटायन के आगे कैटायन नहीं मिलेगा, एनायन के आगे कैटायन मिलेगा, एनायन के पास एनायन नहीं मिलेगा, मतलब अपोजिट चार्जेस मिलेंगे, ताकि आयनिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़े और एनर्जी सबसे कम हो और सारी एनर्जी रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ लैटिस एनर्जी, जो वो लैटिस बना है। तो लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई, शुड बी हाई। व्हाट इज लैटिस एनर्जी, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर अपन ले चुके हैं। जब A+ गैशियस, B- गैशियस, तो क्या बनेगा, AB सॉलिड बनेगा और एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इज इट क्लियर। क्लियर है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई, ठीक है। A+, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज लिख सकते हैं आप, व्हाट इज लैटिस एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वैसे इस पे लेक्चर ले चुके हैं। व्हेन क्रिस्टल लैटिस ऑफ 1 मोल of solid ionic compound is formed from its constituent gaseous cation and anion. तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसे हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब क्रिस्टल लैटिस बनेगा। अभी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है अभी बात करते हैं। 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल लैटिस, नेटवर्क लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी होता है, नेटवर्क कोवेलेंट कंपाउंड्स का, डायमंड, SiO2, ग्रेफाइट, उनका भी होता है। बट हमें बात करनी है अभी सॉलिड आयन, क्योंकि हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें उनके 1 मोल में उसका 1 मोल जब बनेगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये 1 मोल बना है,
ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन क्रिस्टल लैटिस ऑफ 1 मोल ऑफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस कैटायन एंड एनायन। तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई? लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए कैटायन और एनायन में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा कैटायन अपोजिट चार्जेस में? जब कूलम्स लॉ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब इन दोनों के चार्जेस ज्यादा होंगे, इनके बीच में इंटरआयनिक डिस्टेंस कम होगी, इंटरआयनिक डिस्टेंस कम होगी। इज इट क्लियर? चार्जेस ज्यादा होंगे, जैसे MgO की लैटिस एनर्जी डेफिनेटली NaCl से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है। क्लियर है? समझ आया? तो जहां चार्जेस ज्यादा, जहां पे इंटरआयनिक डिस्टेंस कम, Mg2+ का साइज छोटा है देन Na+ से, ठीक है, Cl-O2- सेकेंड पीरियड का है तो ये भी छोटा है, तो इंटरआयनिक डिस्टेंस भी कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। K कांस्टेंट होता ही 1/4πε0। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई? तो लैटिस एनर्जी जो बनी फॉर्म्ड कंपाउंड की, और लैटिस एनर्जी को किससे कैलकुलेट किया जाता है? बाय बॉर्न-हेबर साइकिल से कैलकुलेट किया जाता है। तो उसको भी साथ में देख लेते हैं, फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी पे बात करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पे आएंगे। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी ऑफ फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड शुड बी हाई। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? देखिए, क्रिस्टल लैटिस है यहाँ पे रेगुलर, मतलब ऑर्डर, लॉन्ग रेंज, जो लंबी दूरी तक चले, रेगुलर 3D रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन held together by strong electrostatic force of attraction. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर 3D रिपीटिंग अरेंजमेंट, रिपीट हो रहा है, वो कैटायन एनायन का जो प्रोसेस है वो रिपीट हो रहा है। Na+ के आगे कितने Cl- आएंगे, फिर Cl- के आगे कितने, मतलब वो रिपीट हो रहा है, 3 डायमेंशनल है, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। इज इट क्लियर? जो कि एंडलेस चलता जाएगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है, वो एक यूनिट सेल ही रिपीट होती जाती है। सॉलिड स्टेट में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, अब लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसी पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड, क्योंकि लैटिस एनर्जी से ही पता चलेंगे, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, उतनी जल्दी वो आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो लैटिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हेबर साइकिल, जो कि बेस्ड ऑन हेस लॉ। बॉर्न-हेबर साइकिल, बॉर्न और हेबर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ, मतलब उन्होंने साइकिल बनाई जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आप बता सकते हो कौन सा आयनिक कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। और वो किस पे बेस्ड करता है? हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ये हेस लॉ, ठीक है, पूरा नाम बता रही हूं मैं आपको, वो हीट पे बेस्ड है एक्चुअली, दैट कितनी हीट इवॉल्व होगी जब एक आयनिक कंपाउंड बना, या एब्जॉर्ब, किसी भी प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी, वो सेम रहेगा, चाहे वो रिएक्शन एक स्टेप में हो, चाहे आप आयनिक कंपाउंड एक स्टेप में बनाओ या मल्टीपल स्टेप में बनाओ, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम होगा। हेस लॉ क्या, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। बॉर्न-हेबर साइकिल एंड लैटिस एनर्जी का एक अलग से वीडियो है, आप उसको देखिएगा। आई थिंक अभी से आप देखेंगे, इसके पहले चौथा वीडियो ही होगा। तो एंथैल्पी जो चेंज है, जैसे ये सब मैं अच्छे से नोट्स उसमें दे चुकी हूँ आपको। एंथैल्पी जो चेंज है, जैसे आपको बनाना है KCl सॉलिड, आप सबसे पहले क्या करोगे? K सॉलिड लोगे और Cl2 गैसेस लोगे, जिसमें ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करते हैं, और आप इसका क्या बताओगे? डेल्टा FH, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि जब KCl सॉलिड बनेगा तो कितना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना जल्दी ये बनेगा। इसका मतलब नेगेटिव होने का मतलब सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो गई और आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स अगर ये लेस देन 0 है, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स अगर
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेस देन जीरो है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी क्या हो गई, रिलीज। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, सारी की सारी एनर्जी रिलीज हो गई। अब अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी दी होगी डेफिनेटली, तो हमें के गैसियस मिला होगा, ठीक है। ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप्स में हो, बात एक ही है, यही हेस्ट लॉ है। ये रिएक्शन एक जो एंथैल्पी चेंज, जो एनर्जी का चेंज एक सिंगल स्टेप में आएगा या मल्टीपल स्टेप्स में आएगा, वो एंथैल्पी चेंज, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो एक स्टेप में करें या मल्टीपल स्टेप्स में करें आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे चीजें डिपेंड करेंगी। क्लियर है, प्रोडक्ट पे। अब आप यहाँ पे क्या दोगे, आयनाइजेशन एनर्जी, यहां पे आप क्या दोगे, डिसोसिएशन, तो आपको 2Cl गैसियस मिलेंगे। आपको एक चाहिए तो आप क्या करोगे ना बेटा, जब आपको एक चाहिए तो आप एक मोल Cl2 गैस को अगर आप क्या करोगे, तोड़ोगे, तो आपको 2 क्लोरीन मिलेंगे, 2 क्लोरीन मिलेंगे, हमें एक सिंगल क्लोरीन मिलेंगे चाहिए। तो पर मोल जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी थी वो हमें पर मोल के हिसाब से होती है, तो हमें 2 क्लोरीन मिलने थे, तो हमें एक ही क्लोरीन चाहिए, तो हम उसको हाफ कर देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को। अब हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी है, ठीक है, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दो, ठीक है। तो Cl, अब ये दोनों को पास पास लाओ तो क्या रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस वाले केस में डेफिनेटली अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो वो भी पॉजिटिव हो जाती, बाकी ये सब एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड है। तो जब आप इनको इक्वेट करोगे, चाहे आप रिएक्शन ऐसे करवाओ या ऐसे करवाओ, तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एनर्जी है, और ये जो है वो रिलीज्ड एनर्जी है। तो रिलीज्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन, अगर आपको इसको लेस देन जीरो करना है और आपको आयनिक कंपाउंड को स्टेबल बताना है, तो रिलीज्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी। Released energy should be greater than required energy for delta, मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शुड बी नेगेटिव। क्लियर है, और तभी वो कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड स्टेबल बनेगा, और इसी इक्वेशन से आप लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। ये बॉर्न हेबर साइकिल है जो कि किस बात पे बेस्ड है, हेस्ट लॉ पे, दैट एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन मल्टीपल स्टेप्स। क्लियर है, तो इस तरीके से आप आयनिक कंपाउंड का फेवरेबल फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट जो कैटायन बन रहा है MgO एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये जो Al3+ है, Mg2+ O2- है, तो ये जो Al3+ बन रहा है, ये Al3+ इजीली बन जाना चाहिए, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। यहाँ पे 3 आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उससे एल्यूमिनियम से। यहाँ पे 2 आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 देनी पड़ेगी क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। NaCl में 1 देनी थी, यहाँ पे भी 1 देनी है KCl में। क्लियर है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी जब आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हो एनायन में, एनायन जो बन रहा है उस एलिमेंट में अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाते हो तो वो हाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होगी क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज, क्लियर है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है एनर्जी रिलीज में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी एंथैल्पी और यहाँ पे भी पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब वो हाई होनी चाहिए बट यहाँ पे नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्ड कंडीशन जो इन सबको ओवरकम कर सकती, कई बार ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब में आ जाएगा, ये भी रिक्वायर्ड एनर्जी में यहाँ चला जाएगा इन केस ऑफ दिस और इन केस ऑफ दिस, तो फिर लैटिस एनर्जी पे बात चली जाएगी, वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। और लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, दैट डिपेंड्स कि कैटायन एनायन के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना अच्छा है। तो वो कितना अच्छा होगा जब इन पे चार्ज ज्यादा होगा,
चार्ज ज्यादा होगा, क्लियर है, इनके बीच में इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगी, ठीक है, दैट्स इट। तो इसमें Al3+ और N3- में इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि 3 चार्ज है, क्लियर है। तो लैटिस एनर्जी शुड बी नेगेटिव इनफ ताकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपका नेगेटिव हो जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इन आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वैलेंसी, उस पर भी एक पूरा वीडियो मिलेगा आपको, आई थिंक 3rd ही वीडियो होगा वो तो, ठीक है। इलेक्ट्रो, अगर हम वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स में एलिमेंट की वैलेंसी की बात करें, जैसे हम NaCl में एक आयनिक कंपाउंड में Na की वैलेंसी की बात करें, क्लोरीन की वैलेंसी की बात करें, तो उसे एक स्पेशल टर्म दे दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्लियर है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोवैलेंसी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दैट इलेक्ट्रोवैलेंसी इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड by an atom of an element, by an atom, क्लियर। जैसे NaCl, हमें पता है कि Na एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम वैलेंसी तो पॉजिटिव नेगेटिव तो होती नहीं, वैलेंसी इज जस्ट अ नंबर, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमें Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इन NaCl इज 1। उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है, वो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है क्योंकि वही कैटायन है, जो कैटायन होता है वही इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा ना। और मतलब वो कैटायन कब बना होगा? जब उसने एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया होगा। और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन NaCl इज 1। तो ये कैसे होगी? नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। मतलब हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन एनायन बना रहा है, हमें पता होना चाहिए कि क्लोरीन एनायन बना रहा है, क्लियर है। जब क्लोरीन एनायन बना रहा है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि उसने नेगेटिव इज जस्ट सेइंग कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, तो वहां पे भी इलेक्ट्रोवैलेंसी उसकी क्या है? 1 है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनकी 1 होती है, ठीक है। जैसे अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे अमोनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? अमोनियम आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1। और इलेक्ट्रोवैलेंसी सल्फेट आयन की कितनी होगी? 2। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम, जो वैलेंसी टर्म थी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसे ही हम आयनिक कंपाउंड के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड यूज करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में देखेंगे वहां पे कोवैलेंसी वर्ड यूज करेंगे, तो बस ये इलेक्ट्रोवैलेंसी ये है। अब इस इलेक्ट्रोवैलेंसी में इनकी तो एक एक है, दिख रही है सामने, ठीक है। जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की 2 होती है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेंगे। एल्यूमिनियम की +3 होती, मतलब +3 बनाएगा वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड में, एल्यूमिनियम सल्फेट में, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट में, ठीक है भाई। लेकिन अगर आयरन के कंपाउंड्स देखोगे आप, तो ये आयनिक कंपाउंड्स है। यहाँ पे आयरन की वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है, यहाँ पे +2 है फेरस, यहाँ पे +3, क्लियर। फेरिक, फेरस, फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, तो यहां पे यस फेरस सल्फेट, तो यहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी मिल रही है आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में। कॉपर +1, कॉपर +2, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो वहां पे आपको वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी मिल रही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पी ब्लॉक में आपको वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी मिलेगी अगर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो। जैसे गैलियम अगर आयनिक कंपाउंड बनाता है तो उसकी +1 +3 दोनों इलेक्ट्रोवैलेंसी मिलेगी, थैलियम +1 +3 दोनों मिलेगी, बट +1 ज्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग? तो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी भी शो करी जा सकती है इन ग्रुप 13, 14, 15 में ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। उनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि 3D भी इन्वॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने में, तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी में काउंट हो जाएगी, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी टॉपिक हो गया। अब अपन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को एंड करेंगे, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा।
प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहली बात तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक 30 मिनट्स हो गए हैं ऑलरेडी। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बट ब्रिटल, मतलब हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगाया आपने और ब्रेक हो जाएंगे। हार्ड तो दिखते हैं लेकिन हल्का सा एक्सटर्नल फोर्स लगाया, आपकी लेयर्स स्लाइड कर जाएंगी और वो क्या होंगे, सेम चार्जेस आ जाएंगे। सेम चार्जेस आते ही क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एक्चुअली ये प्लस सपोज टू बी ऐसे समझो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसके नीचे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ताकि अट्रैक्टेड रहे। आर यू गेटिंग? ताकि मिनिमम रिपल्शन रहे, स्टेबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की ज्यादा रहे। इसको इधर से भी, इसको एक्चुअली आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ लेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि वो उनकी एक डायरेक्शन फिक्स्ड होती है, वहां पे ओवरलैपिंग होती है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती है। दे आर इन, मतलब ये NaCl है तो ये Na प्लस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इस सारे डायरेक्शन में लगाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इज बॉन्ड ना, तो वो जो बॉन्ड बना वहां पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, बट यहाँ पे जो NaCl में जो Na प्लस बॉन्ड बनाएगा वो सब डायरेक्शन में बना सकता है वो बॉन्ड, वो किसी भी डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है। इट इज नॉन डायरेक्शनल, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है? उससे एक प्रॉपर्टी भी आती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये नेगेटिव यहां से खिसक के ये नेगेटिव के नीचे आ जाएगा, मतलब ये चीज ऐसे हो जाएगी। ये जो सेकेंड लेयर थी, अब ये सेकेंड लेयर ऐसे दिखेगी आपको, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब ये सेकेंड लेयर आपको कुछ ऐसी दिखेगी, ये सेकेंड लेयर आपको ऐसी दिखेगी। अब इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा, ये तो यही सेकेंड लेयर है, अब इन दोनों में रिपल्शन हो जाएगा क्योंकि सेम चार्ज आ गया, तो ये दूर चले जाएंगे, दूर चले जाते मतलब टू ब्रेक हो गए। तो आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर crystalline solids at room temperature. crystalline solids क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन एनायन के बीच में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो दे आर टाइटली बाउंड। ऐसे नहीं है कि वो मूव कर सकते हैं, इसलिए दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। और इसी कारण से आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू वन अनदर, दे आर डू नॉट कंडक्ट, they do not conduct electricity in solid state, but जैसे ही आप टेम्परेचर दोगे, but conduct electricity, बात करते हैं, but conduct electricity in fused, that is molten state, or in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में भी कंडक्ट कर देते हैं, मतलब जिस भी सॉल्यूशन में वो आयंस फ्री हो गए, NaCl है, जिस भी सॉल्यूशन में NaCl फ्री हो जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होगी, फ्री आयंस की वजह से। ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड्स में फ्री आयंस कब होंगे, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो चुका होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ब्रेक होगा, जब या तो फ्यूज्ड मॉल्टन स्टेट में होंगे, अभी बताती हूँ कैसे, और या फिर वो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में क्यों वो कंडक्ट कर जाएंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में मतलब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ज्यादा, पोलर सॉल्वेंट है ये, पोलर सॉल्वेंट है ये, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसमें पोलैरिटी ज्यादा है बेटा, पोलैरिटी ज्यादा है तो इस Na+ को सारे ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट खींच लेगा, और इसको वाटर का ऑक्सीजन पार्ट खींच लेगा और वाटर का हाइड्रोजन पार्ट क्लोरीन को खींच लेगा। इज इट क्लियर? तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ, ब्रेक होते हैं Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, इसका मतलब आयंस फ्री हो गए, फ्री होते ही एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस हो गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। इसी तरीके से फ्यूज्ड मॉल्टन स्टेट,
फ्यूज्ड मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब आपने टेम्परेचर दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी आयंस की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने ब्रेक करके मूव करना चाहा, तो इसका मतलब फ्यूज्ड और मॉल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, सभी जगह प्रेजेंट हैं, जैसे भगवान सभी जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है, टीचर सभी बच्चों को देख लेता है, ठीक है, तो इसी तरीके से नॉन डायरेक्शनल है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट केपेबल, आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट केपेबल ऑफ exhibiting स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए बॉन्ड्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए, स्पेस में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब वो बॉन्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनना चाहिए। पर्टिकुलर डायरेक्शन का काम ही नहीं है यहाँ पे, तो नॉन डायरेक्शनल है। क्लियर? नेक्स्ट, ionic compounds are soluble in polar solvents. Ionic compounds are soluble in polar solvents. Ionic compounds are soluble in polar solvents like water, ammonia. Clear है? जितने भी polar solvents हैं उनमें soluble होंगे because of high dielectric constant. जब हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैटायन एनायन के बीच में ब्रेक हो जाएगा। अभी बताया Na+ को कोई खींच के ले जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन वाला पार्ट, Cl- को खींच के ले जाएगा हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो आयंस फ्री हो गए, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेंगे और वो सॉल्युबल हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाते हैं। Na+ भी हाइड्रेशन एनर्जी का वीडियो देखेगा, Na+ भी हाइड्रेट हो जाएगा और Cl- भी हाइड्रेट हो जाएगा। बट इनसॉल्युबल इन, but ionic compounds insoluble in, but are insoluble in स्टीरियोआइसोमेरिज्म। वैसे तो बहुत अच्छे से आपने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा, नहीं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे आप लोग बहुत अच्छे से 12th में, तो स्टीरियोआइसोमेरिज्म। बट आयनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, non-polar solvents like are insoluble in non-polar solvents like benzene, CCl4 etc. क्लियर है? एक लास्ट प्रॉपर्टी और है आइसोमॉर्फिज्म, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड्स। होप यू लाइक्ड इट। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।